नमस्कार दोस्तों, ये हमारी चौथी मुलाकात है। इन दी लास्ट एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट मून और हमने ये समझा कि मून अपनी एक रेवोल्यूशन धरती के चारों तरफ करीब 27 दिनों में पूरी करता है, एग्जैक्टली 27.3 डेज। पर क्या आप जानते हैं कि इस परिक्रमा के दौरान मून अपनी धुरी पे केवल एक ही बारी घूमता है। That is, in the 27.3 days it takes to revolve around the earth, the moon rotates only once around its own axis. So is it a coincidence? क्या ये बाई चांस ऐसा है कि मून एक ही बारी घूमता है अपने पूरे रेवोल्यूशन के दौरान? बिल्कुल नहीं, not at all. This phenomena is called tidal locking. That is, moon is tidally locked to earth. It is because of tidal locking that we are never able to see the far side of the moon from earth. हम धरती से मून की पीछे वाली साइड कभी भी देख नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं ये टाइडल लॉकिंग होता क्या है। पर इसको जानने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइड्स क्या होती हैं। दोस्तों, आप कभी ना कभी अपने जीवन में किसी समुद्र के किनारे तो ज़रूर गए होंगे घूमने के लिए, टू एंजॉय ए वेकेशन, एंड यू माइट हैव लर्न ड्यूरिंग दैट टाइम दैट the water of the ocean comes in and goes back in a regular pattern. That is, जो समुद्र के किनारे का जो पानी होता है वो घटता और बढ़ता रहता है, और ये होता है चंद्रमा की वजह से। आइए जानते कैसे होता है। और ये जो फिनोमिना होता है ये एक बड़े ही रेगुलर पैटर्न में होता है और इसके कई यूजेस भी हैं। तो आगे चल के एपिसोड में हम ये सब देख पाएंगे। तो आइए इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम में हमने दिखाया है अपनी धरती को, एंड ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ वी कैन सी द मून, एंड नेचुरली देयर इज़ ए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। और धरती का जो भाग मून की तरफ है वहाँ पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये हिस्सा एक दूसरे के सबसे नज़दीक है। तो इट इज़ क्वाइट इंट्यूटिव, ये बिल्कुल ही सहज भाव से हम देख सकते हैं कि इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र का पानी मून की ओर थोड़ा थोड़ा उठ जाता है, और ये डायग्राम में बड़े अच्छे से दिखाया गया है और इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। दैट इज़, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल exerted by the moon, the water level in the ocean rises a little, and due to this it comes into the coast, and this phenomena we call tide. But it is not very straightforward. वो कैसे? अभी इसी डायग्राम में देखिए कि जो धरती का हिस्सा मून की तरफ है वहाँ तो ठीक है, समुद्र उठ जाता है, पर जो हिस्सा धरती का समुद्र के मून के ऑपोजिट साइड में है वो भी थोड़ा साइड उठ जाता है। अब ये समझना इतना सिंपल नहीं है, और इन दोनों तरफ से समुद्र जब स्ट्रेच होता है तो इसके जो राइट एंगल्स में जो पोजीशंस हैं वहाँ पे समुद्र दोनों तरफ ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। तो जहाँ तो ये आगे बढ़ता है उसको हाई टाइड बोलते हैं, और जहाँ ये डिप्रेस होता है उसको लो टाइड बोलते हैं। अब धरती जो एक दिन में एक चक्कर अपनी धुरी पे लगाती है तो 2 बारी हाई टाइड्स आती हैं और 2 बारी लो टाइड आती हैं।
जो हिस्सा धरती का मून की तरफ होता है वहाँ पे हाई टाइड होती है, दैट इज़ वो हाई टाइड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो हिस्सा धरती के मून के ऑपोजिट साइड में होता है उसको लो हाई टाइड बोलते हैं। होती वो भी हाई टाइड ही है पर थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम होता है और उसके राइट एंगल्स पे तो लो टाइड्स होती हैं। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि मून के ऑपोजिट साइड पे समुद्र कैसे उठ जाता है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। नाउ लेट अस लुक एट दिस सेकंड डायग्राम। व्हाट डू वी सी हियर? We see that our earth is wobbling a little. We have shown in this diagram moon in 4 quarters. अपने पूरे साइकिल के 4 क्वार्टर में हम मून को दिखाते हैं। और दोस्तों, try to see that moon and earth together they form a system, and this moon earth system has a center of mass, and this center of mass is slightly off, slightly different from the center of the earth. This has to be appreciated. It's not the same as center of the earth. तो दोस्तों, जब ये मून अपनी परिक्रमा करता है धरती के चारों तरफ, हमने एक पूरी परिक्रमा इस डायग्राम में दिखाई है, तो धरती एज ए होल, द अर्थ एज ए होल ऑल्सो डज 1 revolution अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास. दैट इज द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड along with the moon around its center of mass, just by a little bit, not by much. Now due to this revolution of earth itself along with the moon, we see in the third diagram that there is a tangential force. Whenever any object which is revolving, तो उसके हर पॉइंट पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगती है. दैट इज व्हेन यू से इफ यू टाई a string to a stone and you make it rotate, and if you just leave it, the stone goes in the direction straight, in the straight line. That is called tangential force. So similarly earth में हर जगह पे एक tangential force लगती है और उसको हमने रेड वेक्टर से दिखाया है, और ये फोर्स हर एक पॉइंट पे एक जितनी होती है. अच्छा, अब दूसरी फोर्स कौन सी लगती है वो हमने ब्लू वेक्टर्स दिखाए हैं. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि मून की वजह से पुल जो एक्सर्ट होता है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. बट दिस फोर्स इज़ नॉट इक्वल एट ऑल पॉइंट्स. तो देखा जाए तो जो भाग अर्थ का मून की तरफ होता है वहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा होती है. दीज वेक्टर्स आर बिगेस्ट ऑन द पॉइंट्स वेयर इट इज़ क्लोजेस्ट टू द मून, और बाकी हिस्सों पे इनका एम्पलीट्यूड कम होता है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सबसे कम होता है. धरती के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कम होता है. और क्योंकि धरती एक छोटा सा ऑर्बिट कर रही है अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास, तो उसके सेंटर में इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड दैट जो टेंजेंशियल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पुल के बिल्कुल इक्वल होती है, और वही ऑर्बिट की डेफिनेशन होती है. तो इन दो फोर्सेस की वजह से हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज़ ऑन द साइड of the earth which is away from moon, the tangential force dominates, and on the side which is towards the moon, it is the gravitational pull which dominates. So अगर इन forces को हम vectorially sum करें, so what the net effect we see in the fourth diagram, and we see all these vectors at the top of the earth
we see that these vectors are small but directed inwards, and then as you go towards moon on the right hand side, the amplitude of the vector increases towards the moon, और उसके opposite side पे it again increases away from the moon. तो इनका नेट इफ़ेक्ट देखा जा सकता है. तो एक तरह से हम देखते हैं कि अगर ओशन की एक लेयर अर्थ के आसपास हो तो टॉप और बॉटम से ओशन पे पुश लगता है और लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ओशन स्ट्रेच आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेट फोर्सेस, जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं. एंड व्हेन अर्थ completes one rotation on its axis, that is in one day, we have 2 high tides and 2 low tides. That is, धरती जब अपनी धुरी पे एक बारी घूमती है 24 घंटे में, तो 2 बारी हाई टाइड आती हैं और 2 बारी लो टाइड आती हैं. ये इतना समझना सहज नहीं है, और इंटरनेट में काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है, पर ज़्यादातर जगह पे ये सही नहीं बताया गया है. सो होपफुली you have understood this phenomena, and now that we have learnt about tides, दोस्तों, one more thing I'll tell you, tides are very important for navigation. समुद्री जहाज, मछुआरे और नेवी के लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. कई जगह पे वो अपने शिप्स को ले जा सकते हैं जब वो हाई टाइड होती है, कई जगह वो ले जाते हैं जब लो टाइड होती है. तो इन सब के चार्ट्स बने रहते हैं, और ये इसका बिहेवियर बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल होता है, और इसको बड़े अच्छे से यूज़ भी किया जाता है. तो हमने टाइड्स के बारे में अब समझ लिया है. अब हम जानते हैं कि टाइडल लॉकिंग क्या होता है. आइए देखते हैं. हाँ, तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि टाइड्स क्या होती हैं, कि चंद्रमा की वजह से हमारे समुद्र का पानी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऊपर और नीचे होता रहता है. तो क्या ये सिर्फ पानी पे ही होता है? जी नहीं. इस ग्रेविटेशनल पुल से हमारा लैंड भी प्रभावित होता है, और वो भी उसमें थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन होती रहती है. आइए अब जानते हैं कि टाइडल लॉकिंग क्या होती है. हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि चंद्रमा जब धरती की एक परिक्रमा करता है तो वो अपनी धुरी में भी एक ही बार घूमता है. इसे ही टाइडल लॉकिंग कहते हैं. तो हमने कहा था ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये टाइडल लॉकिंग की वजह से ऐसा हुआ है. तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, साइंस में ऐसा बताया गया है. देन इन अर्ली टाइम्स, in the younger days of moon was actually rotating at a much faster speed. चंद्रमा इनिशियली जो है काफ़ी तेज़ गति से अपनी धुरी पे घूमता था. और दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बताया कि चंद्रमा की वजह से धरती के लैंड में भी डिफॉर्मेशन होती है, तो धरती की वजह से भी चंद्रमा पे टाइड्स आती हैं. चंद्रमा का लैंड भी डिफॉर्म होता है, पर सिंस ये सॉलिड है तो ये इतनी जल्दी अपना आकार बदल नहीं पाता है. तो जब चंद्रमा अपनी धुरी पे ज़्यादा गति से घूमता था, when it was rotating much faster around its own axis, its land got deformed due to the Earth's gravity, and it no longer remained a perfect sphere, but one side of it got a bit elongated. चंद्रमा का एक भाग थोड़ा सा लंबा हो गया, और जब भी चंद्रमा अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाता था तो जब भी उसका वो लंबा भाग धरती की तरफ आता था, तो धरती उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करती थी. Since that part, the elongated part of moon was nearer to the earth would attract pull that part of the moon more than the others, because the other parts were farther than that. So in each rotation,
the moon would lose some energy and become slower. And whenever the elongated portion would pass by the earth, earth will always try to catch that part. And over a period of millions of years, it went slower and slower. मून की रोटेशन जो है स्लो होती गई और अंत में धरती ने उस elongated part को पकड़ लिया. The earth locked that elongated part of the moon towards itself. So what happened then? If earth has locked on to one particular part of the moon, so when the moon does one revolution around the earth does not allow the moon to rotate and present any other face towards earth, because earth has locked its surface to itself. दोस्तों, this is not an unusual phenomena, and any two bodies in this universe, if they are near enough, they get tidally locked to each other. कोई भी दो बॉडीज़ जैसे अर्थ और मून हैं, वो इस सृष्टि में एक दूसरे से ग्रेविटी की वजह से टाइडली लॉक हो ही जाती हैं. और अभी तो चंद्रमा धरती से लॉक हुआ है. इन फ्यूचर द अर्थ, द साइंटिस्ट से, will also get tidally locked to moon. So when that happens, the moon will not shift from its position in the night sky. But I don't think we need to worry about that. It will happen much too far in future. So दोस्तों, this time in this episode we presented to you some facts on the moon. आशा है आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा. तो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and please subscribe to this channel. When you do that, when our number of subscribers they increase, we tend to get more motivated and we will bring to you more and more content. So till we meet next time, good luck, bye bye and Jai Hind.